कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें, इंक्रीज हो सकें। अगर आप हिंदी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि यूपीएससी का रिजल्ट जो हिंदी मीडियम में है उनका किस तरीके से आ रहा है पिछले 10 से 12 सालों में। ऑलराइट, तो आप यूपीएससी की रिपोर्ट को भी रीड कर सकते हैं। अपने माइंड को ओपन करिए और प्रैक्टिकल बनिए और देखिए कि किस तरफ जाने से आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकते हैं। और जो एक इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर होता है, जो शायद आप लोगों को मालूम, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको पता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का एक कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी होता है, कंपलसरी मतलब अनिवार्य, हिंदी में अनिवार्य होता है। इसका मतलब ये ज़रूरी है। और ये पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है और इसमें 25% मार्क्स या आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस में फेल कर दिए जाएंगे। तो आप समझिए कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलराइट, तो आप जैसे किसी कोचिंग में जा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, आप कराइए, आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, बट उससे पहले एक बार सोचिए आपकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है आपके मम्मी पापा की, कहां पर आप लगा रहे हैं उसको, ठीक है ना। इस बात को आप सोचिए। आप जा रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम से कम आप लगाते हैं, फिर ऑप्शनल की प्रिपरेशन, फिर सीसैट की प्रिपरेशन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर वहां रहने का खर्चा। बट उससे पहले कभी आपने अपने आप को मेहनत करके देखा है, टेस्ट करके, कि हाँ क्या मैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए हूं, लायक भी हूं या नहीं? क्या आप 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं, तो अगर उस वक्त आप इस चीज को सोच रहे हैं मुझे यूपीएससी करना है, तो आप यूपीएससी की रियलिटी को भी समझिए कि रिजल्ट किस मीडियम में ज्यादा आ रहा है। आने वाले समय में होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी देखिए पिछले 10 से 12 सालों में यूपीएससी का रिजल्ट क्या रहा है। ऑलराइट, और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, इसे जस्ट एक स्किल की तरह आप सीखिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम सभी उसका सम्मान करते हैं, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी का जो एक फाउंडिंग स्टोन होने जा रहा है, जो कि ये करियर को चूज करने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए आपको कोई कोचिंग वाला ये नहीं बताता कभी कि 1000 स्टूडेंट मेरी ये क्लास में पढ़ते हैं या 500 स्टूडेंट मेरी ये क्लास में पढ़ते हैं, उसमें से कितने लोगों का इसमें प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ या कितनों का मेंस हुआ या कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया। 1000 में से कोई नहीं पूछता कि एक क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं 1000, उनमें से हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका क्या हुआ। कोई कोचिंग वाला जब आपसे 2.5 लाख 3 लाख रुपीस की फीस लेने के बाद कोई क्या कभी किसी ने पूछा है किसी बच्चे से? अगर ये वीडियो किसी भी बच्चे के पास पहुंचती है जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, ऑलराइट, तो बिगिनर अगर हैं आप, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे कि कैसे इंग्लिश को सीखेंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है ग्रामर, कि ग्रामर कैसे सीखेंगे, कि सीखना भी है कि नहीं सीखना, आपको पता भी है। अभी तक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट आईआईटी भी निकाल रहे हैं, नीट का एग्जाम भी निकाल रहे हैं, हर तरीके से वो इक्विप्ड हैं, टैलेंटेड हैं, बट जब यूपीएससी की बारी आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में सामने आता है। और जिससे हम देख सकते हैं 2% का रिजल्ट, 3% का रिजल्ट, 1% का रिजल्ट, मींस आउट ऑफ 1000 आप समझिए 4 से 5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आप सोचिए क्या कर रहे हो आप, है ना। तो आप अगर सारी की सारी जो आपके पास नॉलेज है वो अगर इंग्लिश मीडियम में आपके पास होगी, तो अगर मान लीजिए इन केस इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फाइंड सम जॉब इन द मार्केट, राइट। सो कैसे चेंज कर सकते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं, आपने फर्स्ट क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम पढ़ाई की, नो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन भी किया, नो प्रॉब्लम, बट अभी अगर आपने सोचा कि हाँ यूपीएससी में सिलेक्शन किसका हो देख तो लेते हैं, फिर आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, राइट। उस तरीके से पढ़ाई करिए कि कैसे मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकता हूं, जिससे कि कंफ्यूजन आपके अंदर से सारे बाहर हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए चेंज करते हैं मीडियम, किस तरीके से मीडियम को चेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं। आप सबने सुना होगा, जो एनसीईआरटी का जिस्ट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो समरीज आप लोग पढ़ते हैं, वो आती कहां से हैं? वो इसी मेन एनसीईआरटी से तो आती हैं। और जब तक आप सही से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, लक एंड एवरीथिंग, इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू फर्स्ट rely on your hard work. First start figuring out the things which will work for you, sure, right? You will make them to work for yourself, right? अब देखिए, अगर एनसीईआरटी है, इसको कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है आवर पास्ट, ऑलराइट। 6th क्लास की एनसीईआरटी है और ये एंशिएंट की एनसीईआरटी है। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। अब कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी मैं आपको सिखाता हूं। जैसे इसको पढ़ना है ऐसे, एंशिएंट, इसका मतलब प्राचीन होता है। और जब इसके आगे हम हिस्ट्री लगा देते हैं
तो इतिहास हो जाता है, राइट। तो ऐसे करके हमें समझना है, प्रोनाउंसिएशन भी समझना। उच्चारण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग वर्ड, राइट। ऐसे हम उच्चारण करते हो। जब छोटी छोटी चीज जब आप सीखना शुरू करेंगे ना, जब आप इसको रीड करेंगे, जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डेफिनेटली आई कैन चेंज माई मीडियम, और उसके बाद ही तो आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचो, राइट। अल्टीमेट गोल इज टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको सिलेक्शन लेना है, राइट। तो उसके लिए अगर आपको रूट इधर से जाके ऐसे चेंज करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप चूज करिए। गोल थोड़े ना आपको चेंज करने के लिए कोई कह रहा है, राइट। अपने मीडियम को चेंज करिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। डिपेंडेंट मत रहिए हमेशा कंफ्यूजन में, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट इसका चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। व्हाट का मींस क्या, वेयर का मींस हाउ मींस कैसे, व्हेन मींस कब, ऑलराइट। ये सब हम इससे पीछे वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम एक दूसरे आगे वाले हिस्से के पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। आप अपने सामने इंग्लिश मीडियम की बुक को ही रखें। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो अगर आप रखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ऑलराइट। तो आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नेम्स, जैसे यहां पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ द लैंड, है ना। अब आप मान लीजिए बेसिक से स्टार्ट करें। फर्स्ट टाइम आपने इंग्लिश को पढ़ने की हिम्मत आपने सोची कि यार इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेम्स लिखा हुआ है तो ये नेम, इसका मतलब तो हो गया नाम। अब अगर NAME इसमें S लगा दिया तो एक से ज्यादा नाम, ठीक है। अब नेम्स ऑफ द लैंड, है ना। ऑफ मतलब का, ठीक है। अब किसका, अब लैंड मतलब जैसे अगर आपको समझना है ना तो लैंड को मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखिए ये आपका, ये हम सबका इंडिया का मैप है, राइट। ये हमारा इंडिया का मैप है। अब जो इसके अंदर का जो ये पूरा एरिया है ना, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, ये हमारा जितना भी एरिया है ना, ये सब लैंड ही तो है, लैंड एरिया। और ये सारी इसकी बाउंड्री है बेसिकली, ऐसे ऐसे करके, राइट। ये इसकी बाउंड्री। तो इसके अंदर का जितना भी एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड। तो इसका मतलब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कंट्री। कंट्री मतलब देश, या आप इसको नेशन भी एक तरीके से बोल सकते हैं जनरल सेंस में समझने के लिए। तो देखिए सेंस एक वर्ड होता है, सेंस। तो इंग्लिश किस पे चलती, सेंस पे। आपको सेंस डेवलप करना होगा। वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। जैसे देखिए यहां पे ये लिखा हुआ लैंड, ठीक है। अब जो है इंग्लिश में या हिंदी में, हर भाषा में एक शब्द के 2 तरीके के मीनिंग होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। अब ये हो गया लिटरल मीनिंग, दूसरा हो गया फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग का हिंदी में मतलब होता है लाक्षणिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ। और लिटरल मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। अब देखिए अभी तक कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं था कि मीडियम को चेंज कैसे करें। अब मैं आपको बताऊं, अभी आप अग्री करोगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। अब जैसे ये वर्ड लैंड एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। अब इसके 2 मीनिंग होंगे, एक लिटरल मीनिंग और एक फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग आपको याद कैसे करनी है वो अभी आपको यही पे समझ में आएगा कि क्यों वर्ड मीनिंग किस तरीके से याद करनी। जैसे लैंड का मतलब तो आप समझें कोई जमीन है, या खेत की भी जमीन, उसको भी लैंड बोलते हैं, लैंड होल्डिंग्स है, ये लैंड लॉर्ड हैं, है ना। खेत की भी जमीन को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या कोई मतलब घर है, या हमारे पास प्लॉट है, इन सबको हम लैंड बोल सकते हैं। बट इंडिया का जो भूभाग है पूरा, जो ये मैंने आपको मैप बना के बताया, इसके अंदर का भी जो भी एरिया है उसको भी लैंड बोल सकते हैं। तो और एक और शुद्ध चले जाए तो इसको धरती बोल सकते हैं, या इसको पृथ्वी बोल सकते हैं। तो देखिए एक ही वर्ड के कितनी मीनिंग है। तो ये सारे के साथ, जैसे धरती है या पृथ्वी है या जमीन है, ठीक है ना, ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। बट जब आप किसी कंटेक्स्ट में, किसी संदर्भ में, जैसे आप यहां पर यूज कर रहे हैं, यहां पर इसको रीड कर रहे हैं, तो यहां पर जब लैंड एक वर्ड आया है ना लिख के, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, फिगरेटिव सेंस में समझना है। फिगरेटिव मतलब क्या होता है, लाक्षणिक अर्थ। इसी को बोलते हैं सेंसिबल टाइप, जो सेंस के हिसाब से चलती है कि यहां पर सेंस क्या है। तो यहां पर आप इसका सेंस समझ सकते हैं। लैंड का एक दूसरा अर्थ आप समझ सकते हैं कि यहां पे ये भी है, ऐसे करके। कंट्री मतलब देश। और भी जनरलाइजेशन अगर करें तो आप इसको नेशन भी बोल सकते हैं,
है ना, राष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो यहां पे ये बात की जा रही है कि नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आपको, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप अलग से वोकैबुलरी मत याद कीजिए, इसके साथ ही चलते जाइए। तो जब आप यहां पे लैंड पढ़ेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा ओपन अप हुआ कि अच्छा लैंड को इस तरीके से भी यूज किया जाता है। बस जो ये तरीका आपको जैसे समझ में आने लगेगा रोज का रोज, वैसे ही आपकी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ यही होता है ना, जब स्टार्टिंग में वो रीड करना स्टार्ट करते हैं, डिक्टेशन एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, जो भी टीचर उनके कुछ भी बोलते हैं वो इंग्लिश में होता है, वो सुनते हुए इंग्लिश में, है ना, लिखते भी इंग्लिश में है, या आप इंग्लिश में करते हैं। बस वही काम आपको करना है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सपोज करिए आपने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मान लीजिए इंडस रिवर है ना, तो अगर इंडस रिवर, अगर मान लीजिए आपको इंडस रिवर के बारे में लिखना है तो आपने इंडस एक पॉइंट बनाया। अब अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको सिंधु लिखेंगे ना, तो लिखेंगे तब भी एक पॉइंट, तब भी यहां लिखेंगे, तो उसी पॉइंट को भी इंग्लिश में लिखना शुरू करिए। इसको भी याद ही करना है, इसको भी याद ही करना, तो इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश में याद करना शुरू करो। पॉइंट से तो आपको बनाए, नोट्स तो हमेशा पॉइंट के उसमें ही बनाए जाते हैं ना, 1 2 3 4 करके, पूरी लाइन से पूरी बुक्स का तो नोट्स बनता नहीं है। तो चीजें आपके लिए आसान है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आप यहां से यहां तक समझ होंगे, नेम्स ऑफ द लैंड, इसका मतलब जो ये लैंड, जो ये ऐसे करके, ये तो अभी तो हमारा पॉलिटिकल ऐसे करके है, ठीक है, बट पहले यहाँ पे पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ये सारा और बहुत सारा, ये सब बांग्लादेश, ये सब कुछ मिला करके इंडिया बोला जाता था ना पहले, प्राचीन काल में, है ना। प्राचीन काल में तो ऐसा ही था, है ना। तो अब ये जो लैंड है, जमीन, बेसिकली इंडिया की बात की जा रही है आज के पर्सपेक्टिव में। तभी तो हमारी बुक का नाम क्या है, आवर पास्ट्स। तब यहां पे एस लगा हुआ है, मतलब अतीत, तो मतलब भूतकाल, या आप इसको बोलो इतिहास। तो पास्ट के 3 सेंस है, अतीत बोलो या भूतकाल बोलो या इतिहास बोलो, ठीक है। अब एक से ज्यादा तरीके से भी पास्ट है। अब वो कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, उनकी अलग अलग परिभाषा होती है, उनके हिसाब से कुछ हो सकता है, उनके हिसाब से ये तर्क कैसे हो सकता है। इसलिए लिखा है कि हर व्यक्ति के हिसाब से पास्ट अलग अलग होता है, इसलिए हमें बताया। और अवर मतलब होता है हमारा। तो देखिए जो भी कुछ लिखा होता है ना एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से लिखा होता है। तो आपको समझने के साथ साथ ही इन सारी चीजों को अच्छे से मेहनत करके सीखना है, ठीक है। अब हम यहां पे समझ गए कि इंडिया की बात हो रही है। अब नेम्स मतलब कितने नाम हो सकते हैं, हमारा जो देश है उसके कितने नाम हो सकते हैं, एक तो भारत और दूसरा इंडिया, यही 2 तो नेम हो सकते हैं हमारे देश के, है ना। अब ये आए कैसे, उसी के बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं चीजों को। ऑलराइट, सो चलिए, 2 of the words we often use for our country are India and भारत। अब इस लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए 2 of the words, 2 शब्द हैं, अब यहीं पे लिखे हुए 2 of the word इंडिया एंड भारत, एंड मतलब और इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इंडिया एंड भारत। 2 of the word we use, we मतलब क्या होता है हम, often मतलब क्या होता है अक्सर, या बहुत सारी अगर हिंदी की बुक्स में लिखा है तो वहां पे प्रायः लिखा रहता है ना, या ज्यादातर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर, तो आप ये वर्ड यूज करें क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है कि यार हम लोग तो ज्यादातर वो करते हैं, ज्यादातर ऐसे काम करते हैं, ज्यादातर लोग वैसे करते हैं। प्रायः हम ना हिंदी में इतना ज्यादा बोलचाल में यूज करते हैं, लिखने में सिर्फ यूज करते हैं। तो आपको जब समझिए तो ऑफन को आप समझ ज्यादातर, लगातार, अक्सर, है ना। यूज मतलब हमको यूज करना, प्रयोग करना, फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए। अब वो कौन कौन से हैं नाम, इंडिया एंड भारत, ये मतलब, ठीक है। अब आगे बताएंगे कि नाम कैसे पढ़ने का। द वर्ड इंडिया, अब पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, है ना, इंडस से आता है। अब जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, राइट, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब यहां पे रिवर इंडस है ना, ये रिवर इंडस है। अब रिवर इंडस से नाम आ रहा है, इसको बोलते इंडस, हिंदी में इसको बोलते सिंधु नदी, ठीक है, इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। सो द वर्ड इंडिया, जो इंडिया जिसको हम बोलते हैं, अपने देश का नाम इंडिया जो बोलते हैं, वो आता कहां है, वो इंडस रिवर के नाम से लिया गया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, इंडस को सिंधु कहा गया है संस्कृत में। तो अब यहां देखिए, इसका कॉल्ड का मतलब क्या है, कहा गया, बस, ठीक है। अब अगर इसमें है भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको हिंदी थोड़ी ना लिखनी, हमें इंग्लिश में समझना है कि कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडस
जो शब्द है वहां से हमने लिया है इंडिया वर्ड, ठीक है ना, जो हमारे देश का नाम है इंडिया, उसको हमने इंडस लिया, जिसको, ठीक है ना, कॉल्ड सिंधु। अब यहां पे इसके जिसको के लिए कोई वर्ड नहीं है, बट हमको समझना है कि इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं, जिसको संस्कृत में सिंधु बुलाया जाता है या कुछ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम समझ गए यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बताया है फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब आप अपनी एटलस में ईरान और ग्रीस को देखो कि वो हैं कहां पे, कुछ बताया होगा इन्होंने इसके आगे, इसीलिए इन्होंने यहां पे ये दोनों नाम लिए। तो वैसे पढ़ेंगे, देखिए आपको इंडिया का मैप भी बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, आपको इंडिया का मैप भी बनाना आना चाहिए। तो ये भी आपको जीएस के पेपर्स में हेल्प करता है, जीएस फर्स्ट में, सेकंड में, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे में आप बना सकते हैं, ज्योग्राफी में स्पेशली बना सकते हैं। तो ये जो थोड़े थोड़े मार्क्स मिलते हैं ना, 1.5 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, हाफ मार्क्स ना, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब अभी से आप इन चीजों को सीखेंगे ना, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके चांसेस इंप्रूव होंगे ही होंगे ना, जब आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे कि जिसकी डिमांड है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली जो भी कुछ मैं ये रीड कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, एग्जाम में तो लिखना है ना मुझे, एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है ना। तो वो अप्रोच अभी आपको डेवलप करनी होगी। कोचिंग में ऐसे नहीं पढ़ाते, कोचिंग में क्या है, आप गए बस उन्होंने स्टार्ट किया, ये सिलेबस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, कभी आपको सिलेबस भी नहीं दिखाया जाएगा कि हाँ सिलेबस क्या होता है, ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कराते हैं, ना मेंस के क्वेश्चन पेपर्स कराते हैं, राइट। तो आपको एक आइडिया नहीं होता। जो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट्स है वो जब जाता है तो बस बैठ गए आप 1000 लोग की भीड़ में, आप सुन रहे हैं, आप उसमें से 90% बच्चों को नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या है, अब एक बार दे दिया पैसा, फिर दोबारा आपसे फीडबैक थोड़ी नहीं कि आपको कैसा लगा पढ़ के, आपको समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। तो पहले खुद से पढ़ के देखो, तब आप अपने पैसे को स्टेक पे लगाओ, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर क्या है, द ईरानियंस। अब ईरान जैसे इंडिया है, चीजें बहुत सिंपल हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं था इसलिए नहीं हो पा रहा था, अब पढ़ाने वाला है तो हो जाएगा। इंडिया के लोगों को इंडियंस, ठीक है ना। वैसे ईरान के लोगों को क्या बोलेंगे, ईरानियंस, ठीक है। तो ईरान के लोग, एंड द ग्रीक्स कंट्री के लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रीक, ठीक है। अब समझ गए आप, ठीक है। Who came through the northwest about 2500 years ago, right? अब देखिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां पर जो वर्ड है थ्रू, है ना। अब देखिए आप इंटरनेट पर नहीं सर्च करना कुछ भी, ईरान के जो लोग हैं और ग्रीक के जो लोग हैं, ग्रीस कंट्री के जो लोग हैं, हु मतलब यहां पे हो जाएगा जो, और केम मतलब हो जाएगा आए। बस ऐसे ही लिख लीजिए, केम मीन्स आए और कम मीन्स आता, ठीक है। ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। Who came through, अब थ्रू देखिए, थ्रू दी नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago। अब अगर हमको यहां पे समझना है कि थ्रू आए कैसे आए, अब नॉर्थ वेस्ट, जैसे इंडिया का ये मैप बनाया गया, ठीक है, ऐसे करके बनाया, ये इंडिया का मैप बन गया। अब देखिए ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है वेस्ट, इस साइड है ईस्ट, है ना। अब इसको विश्व क्या बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसलिए तो यूएस इसी साइड हम लोग को पड़ता है ना, तो हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या वेस्टर्न सभ्यता, पश्चिमी जो लोगों की जो कल्चर है वो हमारे कंट्री में आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो अब एक लाइन खींचते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। अब जो ये इतना एरिया है, ये सारा एरिया, ये यहाँ पे हिंदुकुश वगैरह के जो माउंटेन है, ठीक है ना, यहाँ पे किर्थर हिल्स वगैरह सब, अब ये जो एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इधर से जो लोग आएंगे, क्योंकि ग्रीस वगैरह तो आपको इस साइड ही पड़ेगा, तो वो जब इस साइड से इंडिया में आएंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया में एंट्री की इन लोगों ने। तो बोला, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से आए, तो थ्रू यहां पर मतलब क्या है कि ये इंडिया का बॉर्डर है, इस पार से इस पार आ गए तो थ्रू हो गए, ठीक है ना। इसके लिए अब और एग्जांपल समझिए, थ्रू का मतलब क्या कि आप बोल सकते हैं कि हाँ मैंने एग्जाम थ्रू कर लिया है। तो थ्रू मतलब क्या होता है, अभी आप क्या कर रहे थे, इधर प्रिपरेशन वाले फेज में थे, फिर ये आपने प्रिपरेशन की और ये आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, तो अब आप निकल गए इस पार से। अब ये आपका प्रिपरेशन वाला फेज था, अब ये आपका सिलेक्शन वाला फेज है, तो आप क्या कर गए, थ्रू कर गए। तो इसीलिए थ्रू मतलब होता है एग्जाम को पास करना भी होता है, ठीक है। और थ्रू करना क्या है, इस तरह जैसे बाहर, इंडिया से बाहर है, अब इंडिया से अंदर आ गए, तो इंडिया में थ्रू कर गए, एंट्री कर गए, समझ रहे हैं। तो जैसे आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब सिलेक्शन वाले फेज में एंट्री कर गए। तो ऐसे आप वर्ड मीनिंग को समझिए, आपको याद करने की जरूरत, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड ही मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, ऑलराइट। तो आपको अलग से सर्च करने की जरूरत है, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करिए, ठीक है। तो थ्रू दी नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2000। अब देखिए जब भी कोई नंबर लिखा हो, जैसे लिखा है 2500 लिखा है, अब इससे पहले अगर आपको अबाउट मिल जाए, या कोई भी नंबर XYZ आपको लिखा, उससे पहले अगर अबाउट लिखा होता है तो उसका मतलब होता है लगभग, ठीक है ना। अबाउट अगर किसी संख्या के पहले आया है तो उसका मतलब होता है लगभग, ठीक है ना। ईयर्स मतलब इतने साल, एगो माने पहले,
तो अब इसका मतलब आप खुद ही समझ 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट के जरिए या नॉर्थ वेस्ट रास्ते के जरिए या नॉर्थ वेस्ट रास्ते के थ्रू आए थे। कौन आए थे? ईरानियन और ग्रीक्स आए थे। सिंपल, राइट। ऐसे करके जब आप चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, फिर आप देखिए यहां से क्या बोलते हैं, हु एंड वर फेमिलियर। अब इसको फैमिलियर नहीं पढ़ते, फेमिलियर ऐसे पढ़ते हैं, फेमिलियर, और रा को बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं, फेमिलियर, है ना। फेमिलियर मतलब क्या है? मालूम था उनको कुछ, उससे जान पहचान, जैसे मतलब उर्दू में बोलते हैं राबता था या जान पहचान है मेरी उनसे, है ना, राबता है मेरा उनसे, तो हल्की फुल्की उनकी थी जान पहचान, ठीक है, ये मतलब होता है फेमिलियर का। ऑलराइट, एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, है ना। विद द इंडस मतलब जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है बेसिकली ये जो इंडस रिवर है, ठीक है ना, जो इंडस रिवर है ऐसे करके, है ना, ये इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के बारे में जानते थे। तो फैमिलियर मतलब क्या होता है? जानते भी थे, ऐसा भी आप लिख सकते हो, जानते थे या जान पहचान थी, कुछ उनको मालूम था इसके बारे में। एंड वर, तो वर यहां किस चीज के लिए लगा है? इसको देखिए, वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे वर, WERE, वर। अब इसका मतलब क्या होता है? थे। एक से ज्यादा लोगों के लिए ये यूज होता है। अब ये किसके लिए यूज हुआ है? ईरानियंस के लिए भी और ग्रीस के लिए भी। तो यही लोगों की, ये दोनों लोग जानते थे, फेमिलियर थे किस चीज से? इंडस रिवर के साथ में, इंडस रिवर के बारे में जानते थे पहले से, ये इसका मतलब हुआ। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड अ लिटिल बिट मोर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इवन बेटर। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या बताया, फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस। अब जैसे हिंदुस्तान बोलते ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, तो हिंदोस, जो हिंदोस बोलते हैं, तो हिंदोस बुलाया ईरानियन ने, ठीक है ना, ग्रीक्स ने बुलाया इंडोस, है ना, हिंदोस या इंदोस बुलाया, दोनों में से और लगाया, तो या तो ये बुलाया या तो ये बुलाया। तो अब इसको हिंदोस को ऐसे ही लिख लेंगे कि हिंदोस बुलाते थे या इंदोस, तो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा इसको। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। अब ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने लिखा कि लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर नोन एज इंडिया। सो द लैंड, अभी लैंड मैंने आपको समझाया, तो लैंड जो मैंने आपको समझाया उसको आप बता के बताइए। तो लैंड जब भी मैंने बोला इस कंटेक्स्ट में, तो ये हो गई हमारी लैंड बेसिकली, है ना, ये हो गई लैंड। अब ये लैंड देखिए क्या बता रहे हैं यहां पे, कॉल्ड इट हिंदोस और द इंडोस एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। अब जो ये रिवर है, इंडोस रिवर है, इंडस रिवर है या सिंधु जो रिवर है, अब ये रिवर तो इस साइड है, अब ये तो एरिया है हमारा नॉर्थ का और ये एरिया है वेस्ट का, है ना। तो इसके बीच में अगर हम लाइन खींच दें, यहां पे साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना बीच का जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया हो जाएगा, ठीक है। बट वो लोग जब इधर से आएंगे तो उनके लिए तो इंडिया ईस्ट साइड, क्योंकि ईस्ट इस तरफ है ना, ईस्ट इस तरफ है, तो ये जो रिवर इंडस है इसके इस साइड का जो एरिया है, पूरा का पूरा ये जो एरिया है, इसको क्या बुलाया उन्होंने? इंडिया। समझ में आया आपको? इसको उन्होंने इंडिया बुलाया। तो इसे लिखा है द लैंड टू द ईस्ट, जो ये लैंड है टू द ईस्ट, टू द ईस्ट मतलब ईस्ट दिशा की ओर, है ना, ईस्ट दिशा की ओर, द लैंड टू द ईस्ट दिशा, ये लैंड है और ये ईस्टर्न है, तो इसके इस तरफ की जो लैंड है पूरी, जो भी मतलब यहां पे भूभाग पड़ता था, ठीक है ना, ठीक है, ईस्ट ऑफ द रिवर, तो ये जो रिवर है, तो रिवर देखिए इंडस रिवर ये है। अब इसके इस साइड जो ईस्ट में पड़ता है वॉज कॉल्ड इंडिया, उसको इंडिया बुलाया जाता था, है ना, उसको इंडिया बुलाया जाता था या इंडिया के नाम से जाना जाता था, ऐसा इन लोगों ने बताया। तो ऐसी चीजों को आपको समझना इस तरीके से, राइट। देखिए इजी समझ में आ रहा ना, मैप भी बनाइए, चीजों को समझिए भी इस तरीके से आप। फिर क्या है, द नेम भारत, भारता भी पढ़ते हैं इसको, भारत भी पढ़ सकते हैं आप, ए लगा इसका मतलब ये नहीं कि भारता, हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे भारता, नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे भारत, ठीक है ना। ये यहां पे क्यों लगाया था ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ओके। बट आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सिंपल, आप इसको भारता चाहे प्रोनाउंस करिए या भारत प्रोनाउंस करिए, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest. अब देखिए, अब जो ये एरिया है ना बेसिकली, अब जो ये एरिया है, अब ये क्या बता रहे हैं कि किन लोगों को भारतीय कहा गया, मतलब कैसे बताया गया, राइट। देखिए अब इन्होंने कहा द नेम भारता वॉज यूज्ड, यूज्ड मतलब प्रयोग किया गया या प्रयोग हुआ, तो किनके लिए प्रयोग हुआ? द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के समूह के लिए। अब यहां पे हु का मतलब जो, अब वो जो कुछ लोगों का समूह है वो कहां रहता था? लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिया का मैप है, ये यहां से जो लोग नॉर्थ वेस्ट, ये इतने में जो लोग रहते थे, केवल इतने एरिया में, ठीक है ना,
इसको, इस एरिया को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, है ना, उत्तरी पश्चिमी, अगर हिंदी में देखना चाहें तो उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो भूभाग है, और ये जो है ईस्ट, ये इंडस रिवर है ना। तो ऐसे ही आप समझाएंगे अगर तो सोचिए नंबर तो मिलने ही मिलने हैं ना आपको, ठीक है ना। हु लिव्ड, जो रहे, जो कहां रहे, इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो रहे उनको बोला गया, ऐसे लोगों के ग्रुप, लोगों के ग्रुप को बोला गया भारत, ठीक है ना। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, अब जो ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, अब इसका मतलब मेंशन मतलब क्या है, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा उल्लिखित है ना, या उद्धृत है, या लिखा हुआ है, तो मेंशन है, तो आप ऐसे पढ़िए कि जो, अब हु का मतलब यहां पे जो हैं, जो मेंशन, जो उल्लिखित है कहां पर, इन द ऋग्वेद, ऋग्वेदा में जो मेंशन है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत। अब ऋग्वेद क्या है, अगर आपसे कोई सबसे पहले पूछा, अगर कुछ तो पता हो तो आप देखिए एक पॉइंट यहां से निकाल सकते हैं कि ऋग्वेद क्या है, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले, ये सबसे पुराना, तो सबसे पहले। अब इसको सबसे पहले को कैसे समझेंगे, देखो एक वर्ड होता है अर्ली, तो अर्ली मतलब क्या होता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि 6 लोग सो रहे हैं, ठीक है ना, 6 लोग ये सो रहे हैं, ये 6 लोग सो रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग उठते हैं 4:30 पे, ये लोग उठते हैं सारे लोग मान लीजिए 5 o'clock पे। अब इसमें से एक, अब देखिए इन दोनों में, ये 5 बजे उठा, ये 4:30 पे उठा, तो ये बोल सकता है कि आई गेट अप अर्ली, तो अर्ली तो इन दोनों में चलेगा, बट अगर कोई 4 o'clock पे ही उठ जाता है तो बोलेगा कि मैं तुम सब लोगों में सबसे जल्दी उठता हूं, मतलब अर्लीस्ट उठता हूं मैं, तो ये अपने लिए अर्लीस्ट वर्ड का यूज करेगा, और ये लोग अर्ली का यूज करेंगे कि जल्दी उठते, तो जल्दी मतलब 4 बजे 5 बजे, बट कोई 3 o'clock ही उठ जाए तो मैं अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, तो अर्लीस्ट मतलब क्या, सबसे पुराना समझ लीजिए, ठीक है ना। अब ऋग्वेद क्या है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत की, अभी इसका कॉम्पोजिशन मतलब क्या है, रचना, रचना या रचनाएं, है ना, तो रचना है, सबसे पुरानी संस्कृत की रचना है, ऐसा बोला है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, डेटेड टू अबाउट, अब इसकी तारीख क्या है, लगभग, इसकी मतलब यहां पे देखेंगे तारीख लगभग, अबाउट मतलब लगभग, तारीख लगभग क्या है, 3500 ईयर्स को, लगभग 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ये जो है इसको लिखा गया था या इसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए लास्ट लाइन को देखते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं, ऑलराइट। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में, लेटर मतलब बाद में, बाद में, इट वॉज यूज, इसका प्रयोग किया गया था, ऐसे लिख लो इसको, ऐसे आप नोट्स बनाओ, इसका प्रयोग किया गया था, तो जब ऐसे आप लिखाओगे ना, अब ये चीजें बार बार रिपीट होंगी आपको पूरे बुक में, हर बुक में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सब जगह आपको यूज होंगी, तो आप इट वॉज यूज्ड, इट वॉज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया गया था, फॉर्मूला के लिए, देश के लिए यूज किया गया था, बाद में इसी को देश के लिए यूज किया गया था। तो ऐसे आप चीजों को जब समझेंगे ना, तब आपकी चीजों के माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, जितना मैंने आपको बताया, मैप बना के बताया, राइट, आपको वर्ड्स के मीनिंग को मैंने समझाया कंटेक्स्ट के हिसाब से कि यहां पर उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होगा, और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कैसे आपको याद करना है, जिससे कि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, और आप कंटेंट को प्रिपेयर करो, आप जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करो, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो, और आपको कॉन्फिडेंस भी आए कि यस आई एम एबल टू स्टडी थिंग्स, नाउ आई एम इंप्रूविंग। यू विल हैव टू, मतलब एवरी सिंगल डे यू हैव टू थिंक दैट आई एम इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे, व्हाटएवर आई एम studying, I'm adding some value in myself, right? So try to share this particular channel among all the Hindi medium aspirants. एक मिशन है मेरा कि मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन 400-500 स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम शुड गेट सिलेक्टेड इनटू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अभी मैं अपना जनरल स्टडीज का एक लंबा सा, अच्छा सा, एक सही गाइडेंस वाला कोर्स भी लॉन्च करूंगा, जिसमें जीएस 1 2 3 4 5 सारे के सारे जीएस 1 to 4 तक के कोर्स होंगे। इंग्लिश का कंपलसरी लैंग्वेज पेपर का भी उसमें होगा। सीसैट में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, कैसे राइटिंग आपको कैसे करनी है, और एक इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स आएगा जो कि केवल यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होगा। केवल वो यूपीएससी एस्पिरेंट में कैसे इंटरव्यू में कैसे बोलना है, आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, बोलना कैसे है, डेली टू डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर एंड आई विल बी सून लॉन्चिंग दिस कोर्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर अमंग दिस एंड शेयर दिस चैनल अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। मेक दिस मिशन